नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 7वीं क्लास की जो ज्योग्राफी की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसमें ज्योग्राफी का 6 चैप्टर विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन, आज ये हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट जो हमने वीडियो देखा था, चैप्टर पढ़ा था, वन और वन्य जीवन, बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि डाउस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, डाउस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। और ये डाउस घास के मैदान भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। इसके साथ ही मित्रों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो हालांकि अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सभी विद्यार्थी उसका सही जवाब देते हैं, लेकिन इस वाले के अंदर काफी विद्यार्थियों ने गलत जवाब भी दिया, इसलिए इसको मैं यहाँ स्पेशली मेंशन करके बता रहा हूं। गलती क्या थी? अधिकतर ने दक्षिणी गोलार्ध लिखा। अधिकतर नहीं, कुछ एक थे, ज्यादातर का सही था, 70 से 80% का सही था, लेकिन 20% भी एक बड़ी संख्या है। तो उन्होंने लिखा दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में कोणधारी वन कहां लेके आओगे? पानी में? समुद्र में? तो कोई भी क्वेश्चन करते हैं उसके लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं, कॉमन सेंस यूज करें, सोच करके देखें। 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 0 डिग्री है। तो यहां तो चलो 50 से 70 के बीच में आपको स्थल मिल गया, दक्षिण में 50 से 70 के बीच में कौन सा स्थल लेके आओगे भाई? समुद्र है वहां, तो उसके बीच में उगाओगे कोणधारी वन? वहां लगाओगे ये बारहसिंगा, लोमड़ी, ये पानी में दौड़ेगा ये? या ध्रुवीय भालू भागेगा वहां पे पानी में, या बारहसिंगा दौड़ेगा? कुछ भी, ये भगवान ने इसीलिए कॉमन सेंस दिया होता है। आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें, सोचें, उस पर विचार करें। पता चले पानी में दौड़ रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखो इतने सुंदर सुंदर ध्रुवीय भालू पानी पर बैठा है आराम से, ये बारहसिंगा दौड़ रहे हैं, कोणधारी, कुछ भी लिख देते हैं बेटे। तो अब हम पढ़ते हैं विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। तो इसके 2 चैप्टर हैं मानव जीवन के, ये फर्स्ट है और इसका बाद है सेकंड चैप्टर। इसके बाद आपकी 7th की ज्योग्राफी खत्म है, 1-2 दिन में 8th क्लास की आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत अच्छा समझा रखा है मित्रों, बहुत ही अच्छा समझा रखा है ज्योग्राफी का। आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक पर्यावरण और जीव अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए किसी क्षेत्र के निवासियों एवं वहां के भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। आइए हम इस अध्याय 6 और 7 में भिन्न भिन्न भौतिक पर्यावरणीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम मरुस्थलीय परिवेश में मानव की गतिविधियों को समझते हैं। हम विश्व में पाए जाने वाले मरुस्थलों को सामान्यतः 2 वर्गों में रख सकते हैं, गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। यह हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आइए हम पहले इसके अंतर को समझते हैं। गर्म मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल। गर्म मरुस्थल की क्या है? ये मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, ये उच्च अक्षांशों और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशों से मतलब कौन सा है? ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, जो इसके लिए कहा जाता है। उच्च अक्षांश उष्ण कटिबंधीय के बाद का क्षेत्र, जैसे जो शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण में भी और ऊपर, तो वहां ठंडे मरुस्थल होते हैं, जहां सूर्य जो है वो तिरछा होता जाएगा। सूर्य का जो भाग पृथ्वी के सामने, अब बीच वाला भाग हमेशा रहता है, तापमान हमेशा ज्यादा रहेगा। ऊपर की तरफ चूंकि सूर्य जो ये हमारी धरती है ये गोल है, तो किरणें सीधी जाएगी नहीं, फिर वो तिरछी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो इससे क्या है, ऊपर उतना तापमान नहीं होता, कम होता है। इनमें धरातल रेतीला और पथरीला होता है गर्म मरुस्थलों में। जैसे आप समझिए, ये समझ लीजिए आप, जैसे राजस्थानी है, तो यहां भी जो हमारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वो गर्म ही है। इनमें धरातल बर्फीला होता है ठंडे मरुस्थल में। इनमें वर्षा अत्यंत कम होती है। इनमें वर्षा बर्फबारी के रूप में होती है। इनमें कृषि कम की जाती है, लेकिन सिंचाई के साधनों का विकास कर कृषि की जा सकती है। तो आप देखते हैं राजस्थान में, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में है ये रेगिस्तानी भाग, लेकिन चूंकि नहरों के प्रयोग के द्वारा, जैसे इंदिरा गांधी नहर है,
और भी कई तरह के प्रयोग के द्वारा, कई साधन हैं, उनके द्वारा यहाँ पर खेती की जाती है। ठंडे मरुस्थल में कृषि की संभावना अत्यंत कम है, लेकिन वर्तमान में ग्रीन हाउस बनाकर की जाती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए, मैंने यूजीसी नेट के वीडियो बनाए थे, उसमें अलग से मेंशन करके बना रखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जहां तापमान कम है, तो वहां उस तापमान को स्टोर करने का एक तरीका होता है, और वो इस तरह से चीजें बनाई जाती है कि उनमें तापमान एक बार आता तो है, लेकिन वापस नहीं जा पाता। तो उससे क्या होता है, तापमान जो है वहां लंबे समय तक बना रहता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं गर्म मरुस्थल के? सारा है, अरब मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, और थार का मरुस्थल है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके साथ ही ठंडे मरुस्थलों में गोबी का मरुस्थल, पेटागोनिया, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, तिब्बत और लद्दाख आदि ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हैं। तो ये इनमें भेद होता है, और ये सब कुछ इनकी भौगोलिक स्थिति के कारण है। सूर्य पृथ्वी पे कहां कहां चमकेगा, ये सब उन चीजों पर डिपेंड है, और कैसी वहां की भौगोलिक स्थिति है, क्या तापमान है, समुद्र से कितनी दूरी है, कितनी वर्षा होती है। ये देखिए, ये उदाहरण दिए इसने, जैसे ये थार का मरुस्थल है, जो रेगिस्तान धोरे ही धोरे, और ये पथरीला जो होता है उस प्रकार का मरुस्थल है। ये बर्फीला मरुस्थल है, जहां भोजन के लिए भी जानवरों को भी, जो यहाँ होते हैं पशु, उनको बहुत लंबे समय तक भटकना पड़ता है। आसानी से यहाँ खाने के लिए भी चीजें उपलब्ध नहीं होती इनमें। तो ये कई चित्र हैं। विश्व में कई गर्म मरुस्थल हैं। पृष्ठ संख्या 47 पर दिए गए मरुस्थलों के मानचित्र को पुनः देखिए। एक गर्म मरुस्थल हमारे राज्य के पश्चिमी भाग में भी स्थित है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। आगे हम इस गर्म मरुस्थल के निवासियों की सामान्य जीवन दशाओं का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है, राजस्थान में, पाकिस्तान में भी है ये। गर्म मरुस्थल में मानव जीवन। मैं जब भी थार के मरुस्थल की बात और मैं ये धोरो देखता हूं, तो मुझे बॉर्डर फिल्म याद आ जाती है, और सुनील शेट्टी याद आ जाता है कि ये धरती मेरी माँ है। गर्म मस्त मरुस्थल में मानव जीवन। राजस्थान में अरावली पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है, जो पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों से गुजरात में कच्छ की रण तक फैला हुआ है। अच्छा दोस्तों, कुछ एक चीज आपको और बता दूं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके रूप में मैप होने चाहिए। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, और ये तो वैसी चीजें हैं जो आपके रूम में हमेशा होनी चाहिए। भारत, राजस्थान और वर्ल्ड तीनों के राजनीतिक नक्शे जो हैं, कम से कम राजनीतिक और भौतिकी जो फिजिकल जो है, वो नक्शे आपके सामने होने चाहिए। नहीं तो एटलस जो है ये होनी चाहिए। तो इनमें कम से कम आप इन चीजों को देखेंगे तो समझेंगे। पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों से गुजरात में कच्छ की रण तक फैला हुआ है, इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा राजस्थान में स्थित है। पश्चिम में इसका विस्तार पाकिस्तान तक है, ये मैंने आपको बताया इस प्रकार से। यहां पाकिस्तान वाला भी आ जाएगा इधर, और इस प्रकार से ये है। भौतिक दशाएं। संपूर्ण प्रदेश रेतीला मैदान है, जिसमें यत्र तत्र रेतीले टीले मिलते हैं। इन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। अब कोई पूछेगा साहब ये क्या है, तो कि बालू का स्तूप क्या होते हैं, तो जो मिट्टी के टीले हैं उनको क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप। और स्तूप तो हमने पहले भी पढ़े हैं, जैसे सांची का स्तूप है प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में। तो स्तूप क्या है? अर्ध चंद्राकार जो आकृति होती है, उसको हम क्या कहते थे? स्तूप कहते थे। उसमें जैसे कोई मान लीजिए महान हस्ती है, उनकी अस्थियां हैं वो रखी हुई है, और ऊपर एक स्तूप जैसा, इस तरह से जो अर्धचंद्राकार आकृति है उसको हम स्तूप कहते हैं। तो यहां तो अर्धचंद्राकार ही अर्धचंद्राकार हैं, दोहरे ही दोहरे हैं। इससे के पूर्वी भाग में अरावली की पहाड़ियां हैं। अब जैसे ये मान लीजिए ये राजस्थान है यहाँ, और यहाँ आप इसको देखेंगे इस प्रकार से, तो ये आपको
अरावली ये इस तरीके से क्रॉस करेगी, यहां से बीच में से। अब ये ऊपर तक ले गया ये, लेकिन ये यहां तक अरावली नहीं है, दिल्ली तक जो है इसका विस्तार है। आपको समझाने के लिए कि यहां इस साइड में ये मैदानी प्रदेश, ये बीच में अरावली की पहाड़ियां हैं। थार के इस गर्म मरुस्थल की जलवायु बहुत शुष्क है। शुष्क गलत लिखा हुआ है, ये सह से आएगा शुष्क। और मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में रेत की आंधियां भी चलती है, अभी चल भी रही है। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है, बहुत गर्मी पड़ती है। वहीं रात होते होते तापमान कम हो जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम होती है, जो वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित और अनियमित होती है। अधिक तापमान के कारण इस क्षेत्र में वाष्पीकरण अधिक होता है। तो मित्रों, ये बहुत से कारण है। तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण जो है वो भी अधिक होगा, क्योंकि जमीन में मान लीजिए, अगर आपने एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए, आप प्रयोग खुद भी करके देख सकते हैं। कोई मान लीजिए एक कटोरी है, उसमें आपने पानी रखा। अब एक तो मान लीजिए तापमान कम हो सुबह के समय, उस टाइम वो रखा हो, और एक है कि पूरे दिन भर गर्मी के अंदर उस कटोरी को रखा जाए, तो किस समय वाष्पीकरण अधिक होगा? जहां तापमान तेज होगा। तो उसी प्रकार से है। और अकाल भी बहुत ज्यादा पड़ता ही रहता है अकाल। तो उसका रीजन क्या है? वर्षा की प्रकृति अनिश्चित और जो अनियमित है, वाष्पीकरण अधिक होता है। अनियमित वर्षा होने से कभी कभी भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे, चूंकि रीट का एग्जाम जो विद्यार्थी दे रहे हैं उनको हिंदी भी पढ़नी है। क्या भाड़े शब्द जो है ये सही है क्या? वर्तनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या भाड़े शब्द सही है? केवल भाड़ ही शब्द होता है, भाड़, या भाड़े शब्द भी हो सकता है? तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या भाड़े शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या नहीं है, या इसकी जगह भी भाड़ ही लिखा आना चाहिए था। आप कमेंट करके बताइए। सन 2006 में बाड़मेर जिले के कवास में और सन 2015 में जालोर जिले में वर्षा ऋतु के दौरान आई बाढ़ इसके उदाहरण है। ये बाड़मेर जिले के कवास वाला कई बार आ चुका है। और मित्रों, ये आर एस प्री के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। वो ये पूछता है कि बाड़मेर के कवास के अंदर बाढ़ कब आई थी? 2006 में, रेगिस्तान के अंदर बाढ़। और चूंकि यहाँ का कारण दूसरा था, इसके अलावा रेगिस्तान के अंदर भी नीचे देख लीजिए कुछ पथरीली है चट्टाने, जिसके कारण पानी बैठता नहीं। जिप्सम, कई चीजें हैं जिसके कारण यहाँ पानी के कई स्थान ऐसे हैं जहां पूरी तरह से अवशोषित नहीं होता। तो वो पानी बिल्कुल जैसे बाढ़ के जैसे होता है वैसे पड़ा रहता है वो। और 2015 में जालोर जिले में वर्षा ऋतु के दौरान आई बाढ़ इसके उदाहरण है। कम वर्षा के कारण यहाँ अक्सर अकाल की स्थिति रहती है। भूमिगत जल अधिक गहराई पर मिलता है, जो अधिकांशतः खारा होता है। लेकिन जैसलमेर जिले की लाठी सीरीज क्षेत्र में मीठा भूमिगत जल मिलता है। तो मित्रों, ये लाठी सीरीज क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। अब ये बहुत बार पूछा है, इस पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो 2006 में बाड़मेर जिले वाला कवास का, ये 2015 जालोर का। और भूमिगत जल गहराई पे मिलता है, अधिकांशतः खारा। लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? मीठा भूमिगत जल। तो ये पूछ सकता है आपको। वनस्पति, अब ये जैसे मरुस्थलीय वनस्पति है, वर्षा की कमी के कारण यहां वनस्पति अधिक पाई जाती है। यहां अधिकतर छोटे कंटीले वृक्ष और झाड़ियां पाई जाती हैं। इनकी पत्तियां मोटी छोटी होती है, जड़ें लंबी, और वृक्षों के तनों पर कांटे होते हैं। बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा आदि इस क्षेत्र के मुख्य वृक्ष हैं। तो मित्रों, ये वनस्पति है यहाँ की। एक वनस्पति इसमें जैसे छोटे झाड़ियां टाइप वैसे होती है खींप। खींप भी आपने देखी होगी। खींप के बहुत उपयोग होते हैं। खींप बहुत मजबूत होती है। जो रस्सी टाइप हमें बनाना हो तो इन खींपों को आपस में मिला करके, और बड़े से बड़े जेवड़ा जिसको कहते हैं, बड़े से बड़े मोटी रस्सी टाइप बनाया जा सकता है इस खींप से। और इसी खींप पे पतली पतली फलियां भी लगती है। जब इसका मौसम आता है उनको कहते हैं खिम्पोड़ी। अब हर जगह अलग अलग कह सकते होंगे। और वो जो खिम्पोड़ी की सब्जी है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जो खींप पे जो लगती है खिम्पोड़ी, ये फलियां होती है एक तरह से, तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है उनकी। हरी सब्जी, ताजी सब्जी।
आर्थिक क्रियाएं, यहाँ खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, जिप्सम, संगमरमर, इमारती पत्थर, नमक आदि कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। बाड़मेर जिले से खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ खनिज तेल के शोधन के लिए एक शोधनमाला रिफाइनरी भी प्रस्तावित है। तो यहाँ खनिज तेल जो है इसके भंडार है, आप जानते हैं, कई तेल के कुएं भी हैं। शोधनशाला पर आधारित कई प्रकार के उद्योगों के विकास की संभावना यहाँ पर है। जल के अभाव के कारण यहाँ आजीविका के ज्यादा सोर्स उपलब्ध नहीं है। यहाँ के लोगों की आजीविका अधिकांशतः पशुपालन, खेती, मजदूरी, हस्तशिल्प आदि पर निर्भर है। खेती ज्यादा संभव नहीं, केवल कुछ ही महीनों के लिए कृषि कर सकते हैं जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहती है। मकानों में वर्षा के जल संग्रहण की व्यवस्था की जाती है। ये मैंने आपको बताया भी था कि गांव में आपको हर घर में क्या मिल जाएंगे, कुंड मिल जाएंगे पानी के, और जो बारिश का पानी होता है छत के माध्यम से वो कुंड में आता है और पूरे साल भर पीते हैं, खूब पानी इकट्ठा हो जाता है। एक अच्छी बारिश होती है, पूरी कुंड भर जाती है। कम पानी की आवश्यकता वाली जवार, बाजरा, मोठ, मूंग प्रमुख फसलें हैं। इंदिरा गांधी नहर के विकास के बाद क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि के कारण अब कई महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन और पेयजल उपलब्ध होने लगा है। अब आता है पशुधन। यहाँ भेड़, बकरियां, गाय और ऊंट आदि पशु पाले जाते हैं जिनसे दूध, घी, दही, मांस आदि प्राप्त किया जाता है। तो ये यहाँ पशु आप खुद देख लीजिए, आपके आसपास दिख जाएंगे अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं। और राजस्थान में भी जो ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपको क्या खूब दिख जाएगी, भेड़ें दिख जाएगी, बकरियां दिख जाएगी, गाय दिख जाएगी, ऊंट दिख जाएगा। ऊंट तो अब बहुत ही कम हो गए, पहले ऊंट खूब हुआ करते थे, अब तो ऊंट कम रह गए, जिनसे दूध, घी, दही, मांस आदि प्राप्त किया जाता है। पशुचारण का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। क्षेत्र में लगने वाले पशु मेले में लोग अपने पशुओं को बेचने या खरीदने जाते हैं। जैसे नागौर के पशु मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। उद्योग, आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र अल्प विकसित है। सूती ऊनी वस्त्र निर्माण, भेड़ बकरियों और ऊंटों के बालों से कालीन, कंबल आदि बनाए जाते हैं। हथकरघा, हाथी दांत से वस्तुओं का निर्माण, संगमरमर की मूर्तियां, चमड़े की वस्तुएं, नमकीन जैसे खाद्य पदार्थ आदि बनाए जाते हैं। यहाँ रंगाई, छपाई आदि से संबंधित कई छोटे उद्योग धंधे हैं। परिवहन, इस क्षेत्र में बस और रेल यातायात की सुविधाएं उपलब्ध है। इस क्षेत्र में संचार के साधनों का भी वर्तमान में विकास हुआ है। जोधपुर में वायु परिवहन की सुविधा है। अब तो कई जगह पे है, जयपुर में तो है ही है, जोधपुर है, उदयपुर है। जनसंख्या, इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व राज्य में सबसे कम है, क्योंकि जो थार का मरुस्थल है, जो थार का स्थान होगा, रेगिस्तान होगा, और जहां साधन सुविधाएं कम होगी वहां लोग भी कम होंगे। जल के अभाव के कारण जनसंख्या छोटे छोटे गांवों में जल स्रोतों के निकट अधिक पाई जाती है। नहरों के विकास से सिंचित क्षेत्रों में अब जन घनत्व तेजी से बढ़ रहा है। भौगोलिक दशाएं अधिक प्रतिकूल नहीं होने के कारण विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में इस मरुस्थल में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। शीत मरुस्थल में मानव जीवन। आइए गर्म मरुस्थल के बाद अब हम एक ठंडे मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। भारत के सुदूर उत्तर में स्थित जम्मू और कश्मीर राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है शीत मरुस्थल लद्दाख। मित्रों, लद्दाख जो है वो पहले जम्मू कश्मीर राज्य का ही एक भाग था। अब इनको यूटी बना दिया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ के लोग तो, जो लद्दाख के लोग हैं, जब से जम्मू कश्मीर राज्य बना है तब से लद्दाख के लोग पिछले 60, 70, 60, 65 साल से ये मांगे उठा रहे थे कि हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। तो लद्दाख जो है ये कैसा है, शीत मरुस्थल का के अंतर्गत आता है, ठंडा मरुस्थल है। यह तिब्बत के पठार का ही एक भाग है और यहाँ लद्दाख, लेह और कराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं। लद्दाख काफी लोग जाते हैं घूमने के लिए। भौतिक दशाएं, यह प्रदेश अधिक ऊंचाई पर होने से शीतकाल में तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे पहुंच जाता है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ कई हिमनद पाए जाते हैं। हिमांक बिंदु क्या होता है, जहां द्रव से ठोस के अंदर जो पानी बदल जाता है, जैसे द्रव है उससे वो बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। लद्दाख और वर्ष के अधिकांश समय में यहां बर्फ जमी रहती है।
यहाँ कई हिमनद पाए जाते हैं, कई नदियों का जन्म होता है, बर्फ जमी रहती है। लद्दाख ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच फैला बर्फ का एक मैदान जहां बर्फबारी अधिक होती है। वर्ष भर लोग अपने यहाँ अपना जीवन कड़ाके की ठंड में व्यतीत करते हैं। वनस्पति, लद्दाख में शीत कटिबंधीय झाड़ियों का आधिक्य पाया जाता है। यहाँ की घाटियों में सफेदा और वेद के वृक्ष अधिक मिलते हैं। इनका उपयोग ईंधन और मकान बनाने में किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में सेब, खुबानी, अखरोट के वृक्ष भी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो मित्रों, यही एक जगह की भौगोलिक रूप से विशेषता होती है कि जो ड्राई फ्रूट हैं वो आपको इन ठंडे प्रदेशों में मिलेंगे। जैसे बादाम है, अखरोट है। अखरोट बहुत हैं उधर के फेमस। कोई यहाँ अगर वैसे अखरोट लगाना चाहे तो वो चीज संभव नहीं है। संभव भी होगी तो उसके लिए बहुत चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो भौगोलिक रूप से अपने आप ही वो चीज होती है, वो नेचुरल है। सेब है, यहाँ के सेब बहुत फेमस हैं। जैसे आप J&K के साइड जो हैं, जम्मू कश्मीर साइड के जो सेब हैं ठंडे प्रदेशों के, वो बहुत अच्छे सेब होते हैं। सफेदा और वेद के वृक्ष मिलते हैं। आर्थिक क्रियाएं, यहाँ विषम परिस्थितियां जीविका के ज्यादा अवसर नहीं देती। लद्दाख में भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कठोर है कि यहाँ पर लोग छोटे छोटे संकुलों में रहते हैं। खेती होती है, छोटे छोटे खेत हैं। ठंडी जलवायु के कारण यहाँ वर्ष पर्यंत कृषि नहीं होती। कृषि केवल गर्मी की ऋतु में होती है। यहाँ मुख्यतः जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। कुछ लोग ज्यादा उपज को कारगिल के व्यापारियों को जानवरों के बदले बेच देते हैं। ये लोग प्रकृति के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाकर जीते हैं। लोग यहाँ मुद्रा के बजाय वस्तुओं का लेन देन अधिक करते हैं। तो मित्रों, ये चीजें कि जो उस समय वस्तु विनिमय यहाँ अधिक है। जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई सी चीज ज्यादा है, उसने वो दूसरे को दे दी। किसी के पास जानवर ज्यादा थे, उसने जानवर दे करके दूसरे से अनाज खरीद लिया। तो ये वस्तु विनिमय है। और जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास में शुरू में प्रारंभ में जो है वो वस्तु विनिमय था। बाद में धीरे धीरे मुद्रा बनी, मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा का निर्माण हुआ, और फिर जो है तो वो मुद्रा का भी प्रयोग होने लगा लेन देन में। पशुधन, लद्दाख में पशुओं की संख्या अधिक है। इन पशुओं में भेड़े, बकरियां, याक, घोड़े, जो और जोमो, गाय तथा याक के मिश्रित रूप। किस किस के? जो और जोमो क्या होते हैं? गाय और याक के मिश्रित रूप आदि प्रमुख हैं। भेड़ों बकरियों से ऊन, दूध, मांस आदि मिलते हैं। अन्य पशु बोझा ढोने के काम आते हैं। गर्मियों में भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। गर्मियों में भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। वहां सर्दियों में जब ऊंचाई पर ठंड बढ़ जाती है तो फिर निचले भागों की तरफ लौट आते हैं। ये देखिए, भेड़ भी देखिए ऐसा ही लग रहा है जैसे ये बर्फ में रहने वाली भेड़ है। राजस्थान की भेड़ें अलग तरह की दिखती है, जैसे मिट्टी के अंदर, जैसे मिट्टी का कलर कैसा है उस तरह से वो दिखेगी। बर्फ में रहने वाली देखिए ये कैसे देख रही है, ये कि तुम मुझे क्यों पढ़ रहे हो। तो ये आपके सामने बर्फ में पाई जाने वाली भेड़ है। ये याक भी घूर रहे, फोटो खिंचा रहा है ये। तो ये याक की तस्वीर है। जो लोग इधर घूमने जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, तो वो एक काम जरूर करते हैं, याक पर बैठ के फोटो जरूर खिंचाते हैं। हालांकि मैं कभी गया नहीं उधर, लेकिन लोगों की तस्वीरें देखिए जो घूमने जाते हैं, वो इस बेचारे पर बैठ के फोटो जरूर खिंचाते हैं। तो इसको भी फोटो खिंचाते खिंचाते फोटो, अच्छी फोटो देने की आदत पड़ गई है। कितने अच्छे पोज दे रहा है ये। जानवरों के साथ मौसमी परिवर्तन के अनुसार होने वाले पलायन को मौसमी ऋतु प्रवास कहा जाता है। महिलाएं भेड़ बकरियों की ऊन से वस्त्र बनाते हैं। ये एक चित्र है, तो देखिए ऊन से धागा बनाती महिलाएं। क्या आप जानते हैं ऋतु प्रवास? हिमालय के पहाड़ों में रहने वाली जनजातियां गढ़वाल, कुमाऊं में भोटिया, कश्मीर में बकरवाल, ये पहले भी नाम आया था, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड में भैंसों को चराने वाले गुज्जर, दक्षिण पूर्वी लद्दाख में चांगपा, उत्तरी सिक्किम में भूटिया, अरुणाचल प्रदेश में मोम्पा जनजाति इत्यादि हैं जो अपने पशुओं के संग मौसमी या ऋतु प्रवास करती हैं। मतलब ऋतु प्रवास से मतलब यह है कि जहां मौसम उनके लिए अनुकूल होगा वहां वो चले जाते हैं। जो ही मौसम बदला वापस दूसरी जगह आ गए। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यह नाम कहाँ का है। दक्षिण पूर्वी लद्दाख में कौन से हैं? चांगपा, उत्तर सिक्किम में भूटिया, अरुणाचल प्रदेश में मोम्पा जनजाति है। ये आपसे पूछ सकता है
और कश्मीर में बकरवाल, गढ़वाल कुमाऊं में भोटिया, इस प्रकार से उद्योग है। लद्दाख जल और विद्युत शक्ति के साधनों से भरपूर है। सियोक, सिंधु, वाकाछू, द्रास, जास्कर जैसी बड़ी नदियां हैं जिनका उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किया जा सकता है। लद्दाख की कुछ नमकीन झीलों से नमक प्राप्त किया जाता है। पहाड़ी भागों में भेड़ों से ऊन और बालदार खालों से टोपियां बनाई जाती है। यहाँ नमदे, लोइयां, कंबल, अन्य दूसरी वस्तुओं के कुटीर उद्योग संचालित हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब आता है परिवहन। इस क्षेत्र में कई दर्रे स्थित हैं। कश्मीर और काराकोरम के बीच व्यापारिक मार्ग काराकोरम दर्रे से होकर जाता है। तो कई दर्रे हैं कश्मीर और काराकोरम के बीच। व्यापारिक मार्ग जो है वो काराकोरम दर्रे से होकर जाता है। आवागमन की सुविधा बहुत कम है, केवल पग डंडियों और कच्ची सड़कों द्वारा ही आना जाना होता है। चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है तो ऐसा तो है नहीं कि सड़कें जैसे आपको यहाँ मैदानी भागों में जैसा साधन सुविधा है तो वैसी नहीं मिलती, कम होती है। पशु बोझा ढोने और आवागमन के काम आते हैं। पक्की सड़कें बहुत कम हैं। तो ये बर्फीले लोगों के, ये जो बर्फीले क्षेत्रों के लोग हैं और ये उनका पहनावा। तो यहाँ जो लोग घूमने जाते हैं यहाँ से, वो ऐसे कपड़े पहन के भी फोटो खिंचाते हैं। आप भी जाएंगे तो आप भी ऐसी फोटो खिंचाएंगे। तो ये आपका हो गया। देखिए ये दर्रा क्या होता है ये आप जानते होंगे। कुछ इतनी बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। अब दर्रा है तो ये आप जानते होंगे दर्रा क्या होता है। दो पहाड़ों या पर्वतों के मध्य का जो स्थान है संकरा भाग, जैसे दो बिल्कुल पर्वत हैं, पहाड़ है बिल्कुल, उनके बीच का जो एक संकरा भाग है दबा हुआ, उनको कहा जाता है दर्रा। इस प्रकार से तो इन दर्रे के कई उपयोग होते हैं। एक तो ये आवागमन के नेचुरल साधन है, प्राकृतिक साधन, जिनके बीच में से होते हुए इन दर्रों को पार करते 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 जाया जाता है। कई दर्रे होते हैं जैसे बुर्जिल दर्रा है और जोजिला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, सिपकिला दर्रा है। ये कई इस तरह के दर्रे आते हैं कि कौन सा दर्रा किसको कहाँ जोड़ता है, कौन सा किसको कहाँ जोड़ता है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा दर्रे यही इन्हीं में है, पहाड़ी भाग। जैसे ये भारत है, भारत का ऊपर वाला भाग है ये, तो इसमें ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले ये जो क्षेत्र हैं इनमें ही आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये दर्रे होते हैं। और जनसंख्या, लद्दाख के लोग पर्वतों की घाटियों में छोटे छोटे गांव में रहते हैं। गांव में, घाटियों में हर जगह घर नहीं है, बस कुछ कुछ उपजाऊ भूखंडों पर ही पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर मौजूद हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में खंगपा कहते हैं। खंगपा क्या है? घर हैं जो लोगों के द्वारा यहाँ बनाए जाते हैं। घरों की सपाट छतों का उपयोग पशुओं के लिए चारा जमा करने के लिए किया जाता है। लद्दाख के निवासी भारत ईरानी और भारत मंगोल इन मिश्रित प्रजाति के माने जाते हैं, क्योंकि भारत पे जो आक्रमण वगैरह हुए हैं तो इन्हीं से कोई आक्रमण हुआ है, कुछ लोग यहाँ रुक गए तो फिर वो मिश्रित प्रजाति होगी। इस क्षेत्र में साल भर लोग सामान्यतः गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में इस क्षेत्र के नदी नाले जम जाते हैं और लोगों के लिए ये आने जाने के रास्ते बन जाते हैं। साथ ही शरीर को गर्म रखने के लिए छंग नामक एक देसी पेय का उपयोग करते हैं। जैसे अपने यहाँ ठंड ज्यादा लगती है तो क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। क्या बनाओ? चाय। गुजरात की तरफ जाओगे तो वो बोलते हैं चा, चा बोल चा। अपने यहाँ क्या बोलते हैं? चाय। कई जगह चाय भी बोलते हैं, चा, चा पियो सर। तो शरीर को गर्म रखने के लिए छंग नामक एक देसी पेय बनाते हैं ये। दुनिया से अलग अलग सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले सभी लोग जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपकी चीजें हो गई कंप्लीट। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए मेन समझने वाली चीजें हैं। फैक्ट जो है वो लगभग आपका मुश्किल से आधा पेज भरेगा, आधा एक पेज भरेगा, लेकिन ये चीजें समझने की है। अब आगे जो भविष्य में आप फैक्ट पढ़ेंगे उनको याद करने के लिए, समझने के लिए इन चीजों को समझना जरूरी है। बालू का स्तूप, गर्म मरुस्थल में स्थित रेत के टीले, हिमानी, पहाड़ी पर स्थित बर्फ की अथाह जो राशि है। दर्रा, दो पहाड़ों के मध्य में तंग रास्ता, जो आपको मैंने अभी ऊपर बताया था कि दर्रा क्या होता है। तो दो पहाड़ों के मध्य में तंग रास्ता जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? दर्रा।
हमारे राजस्थान में भी दर्रे हैं। ये आगे और आएगा ज्योग्राफी में। अभी बताइएगा आप कमेंट करके, आपसे पूछते हैं अगर आपने आगे पढ़ रखा होगा कि राजस्थान के अंदर कौन से दर्रों के नाम आते हैं, किन स्थानों पर हैं और कौन से दर्रे हैं। अब नेचुरल सी बात है कि जो वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ तो आपको दर्रा नहीं मिलेगा, यहाँ तो दोहरे दोहरे हैं, टीले टीले हैं। तो जिधर पहाड़ होंगे उधर ही क्या मिलेंगे, दर्रे मिलेंगे। तो अब आप राजस्थान में बताइए कहाँ कहाँ दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे हैं। निर्वाह कृषि, किसान द्वारा जीवन यापन के लिए की गई कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। अब है थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल, तेलंगाना। तो कौन सा है? ए ही है, राजस्थान ही है। रोज आंधियां खाते हो डेली की। निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? तो राजस्थान में तो बर्फीला है ही नहीं, यहां बर्फीला हो तो कहना ही क्या। जम्मू कश्मीर, केरल में, झारखंड में, यहां बर्फीले नहीं हैं। तो किस तरफ बर्फीले हैं? जम्मू और कश्मीर। अब ये कि वन लाइनर हैं, इनके जवाब आप कमेंट करके बताइए। राजस्थान में किस पर्वत के पश्चिम में मरुस्थल है? आपको नाम बताना है। लद्दाख में छोटे छोटे घर स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो जो क्वेश्चन बनता है वो दे दिए। मौसम के परिवर्तन के अनुसार किया जाने वाला प्रवास क्या कहलाता है? और जिले में खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है किस जिले में? जो इस चैप्टर में आया है वो आपको नाम बताना है। तो मित्रों ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आज। तो मित्रों अब इसके बाद ये 7th क्लास का एक चैप्टर हो रहा है, विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। इनमें जो दक्षिण भारत के बारे में और भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार अच्छा चैप्टर है। ये 7वां चैप्टर कंप्लीट होते ही नेक्स्ट आपके 8th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। तो आधे 1 घंटे क्लास और होगी, एक क्लास और होगी, उसके बाद आपका 8th क्लास स्टार्ट है। तो मित्रों ये देखिए 7th क्लास के हमारे चैप्टर हो जाएंगे। जैवमंडल और भूदृश्य हो गया, वायुमंडल जलवायु होगी, जल हो गया, भूमि होगी, वन और वन्य जीवन हो गया, और आज ये भी हो गया। अब एक चैप्टर और बचा है, फिर 7th की ज्योग्राफी ये खत्म। और फिर 8th क्लास की ज्योग्राफी है, जिसमें देखिए कितने महत्वपूर्ण है। हमारा भारत, राजस्थान एक सामान्य परिचय, जल संसाधन, भूमि संसाधन और कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक परिदृश्य, जनसंख्या, पर्यटन और परिवहन। अमृत की खान है ये जो 8th क्लास में यहाँ से स्टार्ट होंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे आपके रीट के लिए, मुख्य रूप से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे। तो एक एक क्लास को आप इसी तरह पढ़ते रहिए, और इनको बाद में भी आप वीडियो को देखते रहें, लगातार रिवाइज करते रहें। ऐसा नहीं हो कि एक बार आपने वीडियो देखा और एक वीडियो देखने के बाद में आपने मन में संतुष्टि कर ली कि हमने तो वीडियो देख रखा है। एक बार नहीं, उसको बार बार आप देखते रहो, जो बुक में चैप्टर को पढ़ते रहो, पेपर सोल्व करते रहो, उससे वो चीज आपके दिमाग में स्थायी रूप से बस जाएगी, तब एग्जाम में वहां सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे कभी कभी लगा लिया करें। आप दुनिया भर के स्टेटस लगाते हैं तो ये भी लगा लिया कीजिए, अच्छी चीज ही है, कोई बुराई नहीं है इसमें। जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो तो लगाते हैं, जो शैतान बच्चे हैं वो नहीं लगाते। तो अच्छे बच्चे बनिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।